दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। सुबह सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 22 जून तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बिपरजॉय चक्रवात की वजह से गुजरात, राजस्थान में जमकर बारिश हुई। राजस्थान के कई इलाकों में अब भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून की रफ्तार दुरुस्त है, मतलब मानसून के अब तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। एक हफ्ते की देरी के बाद 8 और 9 जून को मानसून केरल पहुंचा। 9 जून को मानसून ने तमिलनाडु में एंट्री ली। 10 जून को मानसून की बारिश ने कर्नाटक को भिगोया। 11 से 18 जून तक मानसून कर्नाटक के आधे हिस्से को कवर कर चुका है। कर्नाटक के साथ ही मानसून के बादल महाराष्ट्र और गोवा में छा चुके हैं। 10 और 11 जून को मानसून उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में प्रवेश कर चुका है। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में इस समय ये मौसम वहां पहुंचे सैलानियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसक गई। आलम यह रहा कि एक पुल भी दरिया की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से नॉर्थ सिक्किम के अलग अलग इलाकों में करीब 3500 पर्यटक फंस गए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। ऐसे में सेना की त्रिशक्ति वाहिनी ने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए इन जवानों उफनती लहरों पर कच्चे पुल बनाए। फिर धीरे धीरे लोगों को वहां से निकालने का काम भी शुरू किया गया। कुछ जवान वहां फंसे हुए लोगों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए, जबकि दूसरे छोर पर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया, जहां डॉक्टर्स की टीम घायलों के इलाज के लिए मुस्तैद नजर आई। वहां कई रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान जवानों ने इन सैलानियों को खाना भी खिलाया। सुरक्षित निकाले गए सैलानियों को सेना ने कैंपों में ठहराया। सेना और बीआरओ की सूझबूझ से करीब 3500 फंसे हुए सैलानियों को मुश्किल हालात वाले इलाकों से निकाल दिया गया। सुरक्षित लौटे इन सैलानियों ने हाथ जोड़कर जवानों का धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस राजकीय दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में काफी उत्साह है और अभी से भव्य स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। भारतीय समुदाय के लोगों ने वॉशिंगटन में एक स्वागत रैली निकाली और इस रैली में कुछ लोग हाथों में तिरंगे पकड़े हुए सड़क पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो कुछ भारतीयों के हाथों में जो बाइडेन और मोदी की तस्वीर दिखी। प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वालों की इस रैली में बच्चों और युवाओं की भी अच्छी खासी तादाद दिखी। अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिकी दौरे को खास बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। खबर है कि इस कार्यक्रम में 180 से ज्यादा देशों के लोग शामिल होंगे। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका राजकीय सम्मान किया जाएगा। फिर 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। गोरखपुर की गीता प्रेस को इस बार वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इस चयन को लेकर घोषणा की। गीता प्रेस को चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुनने का फैसला किया गया। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की धनराशि समेत एक प्रशस्ति पत्र और साथ में कई चीजें भी दी जाती हैं। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। 1995 में गांधी जी के आदर्शों को याद रखने के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। गीता प्रेस की शुरुआत साल 1923 में हुई थी और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस में अब तक 14 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कि 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां तो सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता की हैं। कुछ समय पहले आर्थिक तंगी से जूझ रही गीता प्रेस के लिए ये सम्मान संजीवनी का काम करेगा। बीएसएफ की 73वीं बटालियन की तरफ से अमृतसर के अजनाला में 58 बार राइजिंग डे मनाया गया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जवानों की ओर से भांगड़ा डांस भी किया गया, जिसकी सभी ने जमकर तारीफ की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान देश की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े परिधान पहनकर भी जवान मंच पर पहुंचे। बच्चों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। बाद में बीएसएफ के अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इस समारोह में जवानों के परिवार के लोगों ने भी हिस्सा लिया और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान बटालियन के सीईओ अरुण कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने
मुंबई की ट्रैफिक को नया आयाम देने की कोशिश जोर शोर से चल रही है। अगर निर्माण की रफ्तार इसी तरीके से जारी रही तो आने वाले नवंबर में कोस्टल रोड के पहले चरण की सौगात मुंबई को मिल जाएगी। मुंबई तटीय सड़क परियोजना बीएमसी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना कोलाबा को बांद्रा वर्ली से लिंक को जोड़ेगी, जिसमें समुद्र के ऊपर पुल, समुद्र और पहाड़ों की नीचे सुरंग, इसके अलावा समुद्री दीवार के साथ लोगों के लिए समुद्र को निहारने की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इसके शुरू होने के बाद मुंबई के लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, साथ ही यात्रा के समय को 70% तक कम किया जा सकेगा। करीब 10.5 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में 3 इंटरचेंज भी होंगे। मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में सड़क भी होगी, ब्रिज भी होगा, सुरंग भी होगी। अगर रिक्लेमेशन यानी कि ऊपर की रोड की लंबाई की बात करें तो ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि सुरंग 3.5 किलोमीटर और ब्रिज 2.5 किलोमीटर का होगा। टनल में सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। इन दिनों यूपी के गली मोहल्लों में लखपति दीदी की चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी के पीएम के तौर पर 9 साल पूरे होने पर लखपति दीदी को न सिर्फ ढूंढा जा रहा है, बल्कि उनसे धन्यवाद का पोस्टकार्ड लिखवाकर प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। 3 जून से शुरू हुए संपर्क अभियान का आज अंतिम दिन है। इस अभियान में पहली बार महिलाओं से ही संपर्क साधा जा रहा है। ऐसी लाभार्थी महिलाओं को तलाशा जा रहा है जो लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस अभियान की जिम्मेदारी बीजेपी के महिला मोर्चा के हाथों सौंपी गई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता घर का दरवाजा खटखटाकर लखपति दीदी को बाहर बुलाकर उन्हें बेहद खास होने का एहसास कराने का काम कर रही हैं। उनके साथ सेल्फी ले रही हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पोस्ट कार्ड भी लिखवा रही हैं। बता दें कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आशियाना बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए महिलाओं को दिए गए। इससे महिलाओं को न सिर्फ अपना घर मिला, बल्कि सरकारी योजना से घर में उनका मान और मोहल्ले में सम्मान बढ़ा। लखनऊ में अवध की वेडिंग आउटफिट्स पर खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में लगाए गए वेडिंग आउटफिट्स फैशन डिजाइनर अस्मा हुसैन ने तैयार किए थे। इस वेडिंग एग्जीबिशन की खास बात यह है कि अवध की परंपरा को दर्शाने के लिए सभी परिधानों पर हाथ से ही कढ़ाई की गई है। अवध की मशहूर चिकनकारी हो या आरी जरदोजी का काम या फिर कई बॉलीवुड फिल्मों में दुपट्टों में सितारे दिखाने के लिए मुकेश का काम, ये सब अवध की विरासत का हिस्सा है। इस प्रदर्शनी में 300 से ज्यादा परिधान डिस्प्ले किए गए, जो अपने आप में बेहद खास हैं, जिसे पहनकर न सिर्फ अपनी शादी के परिधान को सबसे अलग किया जा सकता है, बल्कि शानदार विरासत से जुड़ने के एहसास भी यहां पर होगा। प्रदर्शनी में परिधानों के साथ साथ अवध के खास गहनों को भी दिखाया गया है, जिसमें छपका, टीका, चांदी की मोती और तारों का सेहरा मानो पुरानी रवायतों को जीवंत कर रहा है। इस खास शादी के परिधानों से लोगों को एक बार फिर से पुरानी परंपराओं से जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथ ही अवध की विरासत और नायाब कारीगरी से भी लोग परिचित हो रहे हैं। 21 जून यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तरह भारत समेत दुनिया भर में योग कार्यक्रम होंगे। वहीं शिव की नगरी काशी में इस बार श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसके अलावा काशी के 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट समेत प्रमुख घाटों पर योग की छटा बिखरेगी। लोग गंगा किनारे योगासन और प्राणायाम करते हुए नजर आएंगे। योग से जुड़ी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों के कर्मचारी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योग दिवस को लेकर बनारस के घाटों को विशेष रूप से सजाने संवारने का काम भी किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर बनारस के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।